हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो ये जो है मैथ का मॉक टेस्ट है एसएससी एमटीएस के लिए, और ये जो है बेस है 30 अप्रैल पे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है जो हम मॉक टेस्ट बनाते हैं। अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन ही लिया जाता है। इसके पहले जो है हमने सारे प्रीवियस ईयर का पेपर कवर कर रखा है और 10 मॉक टेस्ट भी बना चुके हैं, तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ये जो है बेस है, जो 30 अप्रैल का पेपर आया था उसी पे बेस है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर आर द रेशियो when each of these is increased by 15 they are in the ratio the greater of the number। बोल रहा थी दो संख्याओं का कुछ अनुपात है, तो इसको हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे? 2 का 1 में गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। 2 एकम 2 1, 3/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 2, 8/3। तो ये रेशियो हो गया 3/2 और 8/3 का। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 2, 5/3 हो जाएगा ये। और ये 2 दूना 4 1, 5/2, और ये रेशियो हो गया 5/2 का। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका ये रेशियो है 3/2 एंड 8/3, अगर इसमें जो है हम क्या करते हैं, दीज इज इंक्रीज बाई 15, अगर इसमें हम 15 बढ़ाते हैं, मतलब 15 ऐड करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये x है, रेशियो में तो x मानते हैं, प्लस 15 करेंगे और अपॉन 8x/3 प्लस 15। हमें x की वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये बराबर किसके? इसके। किसके बराबर है? 5/3 बटे 5/2। तो ये 5 इस जगह पे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये 5 कट जाएगा। आपका नया इक्वेशन जो बनेगा ये 2/3 के साथ आपका नया इक्वेशन बनेगा। उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 2 जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये बटे 1 है तो 1 दूना 2, 15 दूना 30 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे साफ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 3x + 30/2, और ये बटे में जाएगा कितना हो जाएगा? 8x। एलसीएम लेंगे 15/1, 3 होगा, 1 3 3, 15 3 45/3, और इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3x + 30/2 इंटू 8x + 45, और ये जो नीचे का 3 है ऊपर चला जाएगा तो इंटू 3 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 2/3। अब देखिए हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, जब 3 का इसमें से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 9x + 90 ये हो जाएगा, और 2 का नीचे गुणा करेंगे तो 16x + 90/2/3। ये वाला हिस्सा मिटा दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। देखिए ये हमारा आ गया। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 9 त्रिक 27x + 270 बराबर होगा 32x + 180। अब 32x से 27x जाएगा, बचेगा 5x, और 270 से 180 जाएगा 90, तो x बराबर आ जाएगा आपका 18। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हमने क्या माना था? 3/2x। यहाँ पे 18 रखेंगे x की जगह 18, और यहाँ पे 18 रखेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 छक 18, 8 छक 48, ये वाली आपकी संख्या 48 हो जाएगी। ये 2 9 18, 9 त्रिक 27, ये वाली आपकी कितनी हो जाएगी? 27। तो बड़ी संख्या कितनी है? 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 4। देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन 2 नंबर। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकेंड नंबर। ये बहुत सिंपल है। दो संख्याओं का रेशियो दिया, आपको कुछ नहीं करना है। फिर क्या लिखा? पहली संख्या का 40%। तो 40% बराबर आपका क्या होता है? 40/100 या 4/10 या 2/5। तो 5 का 2/5 आपको कितना हो जाएगा? ये कट गया, 2 होगा। लेकिन यहाँ पे बोल लगा क्या रहा? 5 का 2/5 आपका कितना है? 12 है। तो कितने का गुणा है? 6 का, तो ये 12 हो जाएगा। मीन्स हमें 6 का गुना करना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या का 50% क्या है? तो यहीं पे 4 का हम 50% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 का 50% 2। तो जब 2 यहाँ पे था, हम रियल वैल्यू निकालने के लिए 6 से गुणा किए थे, तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो हमारा आंसर जो होगा वो 12 ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि 5 का 40% और 4 का 50% बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। वास्तव में ये कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है? देखते हैं। अ मनी लेंडर क्लेम टू सेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 या इसको 1/10 रुपये लिख सकते हैं। मतलब कि अगर वो 10 रुपये देता तो उस पर 1 रुपये ब्याज लेता है, यही कह रहा है ना कि अगर वो 10 रुपये उधार देता तो उस पर 10 रुपये वो क्या करता है, उसको रेंट देता अगर, तो 1 रुपये वो उस पर क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कर रहा है देखिए, ही टेक द इंटरेस्ट इन एडवांस व्हेन ही लेंड्स अ सम फॉर 1 ईयर। वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता तो ब्याज अग्रिम रूप से लेने के क्या मतलब है, जैसे वो आपको 10 रुपये उधार दिया, एक मनी लेंडर है, वो आपको कह रहा मैं आपको 10 रुपये उधार दे रहा हूँ और 10% के हिसाब से मेरा ब्याज 1 रुपये बन रहा है, तो मैं आपको 10 रुपये नहीं दूंगा, मैं पहले इसी उधार में से ही 1 रुपये ब्याज ले लेता हूँ और आपको केवल 9 रुपये देता हूँ। तो आप 1 रुपये ब्याज कितने पे देते हैं, 9 रुपये पे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, वो 10 रुपये उधार देता है किसको, किसी आदमी को, लेकिन उससे 1 रुपये तुरंत ले लेता है, मतलब उसको केवल देता है 9 रुपये, वो कितना देता है ब्याज, 1 रुपये, तो परसेंट कितना होगा, 100। तो ये आ जाएगा आपका 11 सही, 1/9, 11×9 = 99, 100 तो 11 सही, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगर आपको ऐसे ये चीज़ नहीं क्लियर हो रहा है, थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है, तो आप सिंपल लगा सकते हैं ऐसे, मैं लिख देता हूँ। मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये मान लिया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपये, और उसने जो रियल पैसा दिया वो केवल 90 रुपया दिया, क्यों, क्योंकि ब्याज वो पहले ही रख लिया, तो 90 रुपये पे कितना ब्याज लगा, 10 रुपये, तो परसेंटेज कितना हुआ, 100, तो 100/9, 11 सही, 1/9%, सिंपल। ये देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस की 11 पुस्तकें हैं, तो मान लिया सबकी कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, कुछ भी मान लीजिए। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से 1 रुपये कम के मूल्य पर बेचता है, फिर ऐसे ही करते जाता है। फिर क्या बोलता है, इसी क्रमानुसार वो 11 पुस्तकें बेचता है, यदि वो 6 नंबर की जो पुस्तक है उसका CP क्रय मूल्य पर बेचता है, मीन्स जो 6 नंबर की पुस्तक है उसको CP पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, तो जो 6ठे नंबर की पुस्तक है, अगर सब पुस्तक हमने 100 में खरीदा तो उसको 100 में बेचता है। और क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वो दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम के मूल्य पर बेचता है। अगर छठा CP पे बेचता है तो पांचवा कितने पे बेचेगा, वो 101 पे हो जाएगा। इसी तरह जो चौथी पुस्तक बेचेगा 102 पे, तीसरी 103 पे। मैं भी समझा देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, दूसरी यहीं पे लिख देता हूँ, कितना, 102 पे। 1 मिनट, देखिए पहली CP पे बेच, छठी पुस्तक जो उसका CP पे रेट आ जाती है, क्यों, क्योंकि पहली जितने पे भी बेचता है उससे एक एक कम करके बेचता जाता है। तो मान लेते हैं हम सीधे छठी 100 है, तो उसके बाद इधर बढ़ता जाएगा 102, 103, और इधर उसके बाद क्या हो जाता जाएगा, एक एक कम होता जाएगा, तो इधर घटता जाएगा, मीन्स 7, 8, 9, 10 और 11, 11 पुस्तक है टोटल। तो 7वें का क्या दाम होगा, 99, 8वें क्या दाम होगा, 98। तो ये देखिए 3, 2, 5, मतलब यहाँ से 5 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 5 का लॉस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों, क्योंकि ये 5 + 5 दे रहा है, तो ये -5 भी दे रहा है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा है, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। साधारण ब्याज दर से अ सर्टेन सम डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, in how many years will the same sum under the same interest rate become 4 times। देखिए एक कोई राशि है, मान लेते वो हमारी जो राशि है, मूलधन जो प्रिंसिपल है 1 रुपये है, तो वो 7 साल में दुगना हो जाता है, मीन्स 2 रुपये। तो इसमें क्या है, 1 रुपया प्रिंसिपल है प्लस 1 रुपये क्या है, ब्याज है। ध्यान से देखिए, बात जो है सिंपल इंटरेस्ट की हो रही, कंपाउंड इंटरेस्ट की नहीं हो रही कि आप यहाँ से दुगना कर दिए, 4 साल हो गया तो 14 साल आंसर मार दिए, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बात हो रही सिंपल इंटरेस्ट की, मीन्स हमें हर साल ब्याज 1 ही रुपया मिलेगा, तो अगले 7 साल में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 2 रुपये तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, प्लस उस पर 1 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगले 7 साल में 3 रुपये कितना हो जाएगा हमारा, 3 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल है, प्लस 1 रुपये उस पर सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना टाइम लग रहा है, 7, 7, 14, 7, 21, टोटल 21 साल लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 44 गिव्स 432, तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हम वो संख्या आराम से
पता कर सकते हैं 432 गुणे 44 से, वो हमारी संख्या निकल आएगी। कितनी होगी, कितनी आएगी 19008। बस अब आप इसको 31 से भाग दे दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी बार जाएगा, 186 जाएगा 6 बार, 40 एक बार जाएगा 9, 98 और ये आपका जाएगा 3 बार 93। तो 98 से 93 गया 5, तो हमारा शेष क्या बचेगा 5, हमारा 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य, देखिए प्रॉफिट लॉस का अभी तक अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे तो यहाँ से जाके देख सकते हैं। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य दिया है, MRP दिया है, मार्क प्राइस। इसे क्लियरेंस सेल पे 15% छूट, 15% का जो उस पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे 4% का उसे क्या होता है, लॉस होता है, हानि होती है। तो सिंपल, अब पहले सिंपल ऐसे लिख लें, CP SP MRP, इनका रेशियो इनके बीच में क्या है, इसे क्लियरेंस सेल पे 15% छूट, छूट किस पे मिलती है आपको, अंकित मूल्य पर। तो 15% बराबर 15/100, अगर इसको काट देंगे तो 3/20। अगर कोई सामान 20 का है तो उस पर 3 रुपये का छूट कर दे के बेच देता है, मतलब 20 का है तो उसको 17 रुपये में बेच दिया गया, जिसके वजह से 4% की हानि होती है। तो 4% बराबर आपका कितना होता है, 4/100 मतलब 1/25। मतलब अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है तो उसे कितने में बेचे गए, 24। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया, यहाँ पे तो आप कह रहे हैं सेलिंग प्राइस आपकी 17 रुपये है, नीचे कह रहे हैं आपकी सेलिंग प्राइस 24 है। बराबर करने के लिए इसमें 24 का गुणा कर दीजिए और इसमें 17 का गुणा कर दीजिए। तो 17 गुणे 24 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 17 गुणे 24, देखिए 4 28 0 408, ये 408 आ गई। अब चूंकि यहाँ पे अगर 17 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी तो 17 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो रेशियो बराबर रहे जिससे, तो 25 गुणे 17 आपका होगा 425। और इस ऊपर वाले इक्वेशन में अगर आप 24 से यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 24 से गुणा करेंगे, तो 20 गुणे 24 हो गया आपका 480। क्वेश्चन क्या पूछा है, लैपटॉप का क्रय मूल्य बताओ, लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। अगर MRP 12,000 दिया हो तो 12,000 दिया है, आपका कितना आया है, 480 आया है। तो 12,000 आप कैसे लाओगे, 480 में 25 का गुणा कर दोगे आप, 12,000 आ जाएगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस पता करना तो इसमें भी 25 का गुणा करना पड़ेगा। तो 425 गुणे 25 मीन्स 25 25 125 5 12 दूना 50 10 60 2 62 2 और चौके 100, कितना आंसर आ जाएगा, 10,625। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द LCM ऑफ 4 consecutive number is 60. The sum of the first 2 number is equal to the 4th number. मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहले और दूसरे नंबर का सम जो है चौथे नंबर के बराबर है। व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो तो जो दिया हो 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, LCM 60 है, तो पहले आप इसका LCM ही निकाल दो, कितना आएगा, फ्रैक्शन में मीन्स तोड़ लीजिए इसको आप। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो LCM 60 किसका होगा, देखिए LCM निकालते समय हम क्या करते हैं, जैसे 2 और 4 का आपको LCM निकालना है तो यही तो होगा, 2 और 4 का LCM 4 ही तो होगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है 2 और 4 जब एक साथ रहते हैं तो हम एक जो इसका 2 फ्रैक्शन होता है छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कंजिक्यूटिव नंबर क्या है, क्रमिक संख्या है। तो 2 है, 3 है, 5 है, मिसिंग क्या है, 4 है। तो 2 3 4 5 इसका LCM निकालोगे तो आप 60 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका 2 जो है यहाँ मिक्स है। तो हमारा जो है नंबर क्या हो गया, 2 3 4 और 5, इनको जोड़िए, 5 और 9 3 12 2 14। तो टोटल हमारा आंसर कितना आएगा, 14, ऑप्शन नंबर 2। क्यों, चारों संख्याओं का योग पूछा है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, लिख लीजिए। बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी कैन डू सेम वर्क कितना, 20 डेज में। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो हम पहले TW निकालेंगे, टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे, इनका आप LCM निकाल लो। तो LCM कितना आएगा इसका, 60 LCM आएगा। तो 12 25 60 और 20 3 60। मीन्स अगर टोटल वर्क 60 है तो ए एक दिन में 5 काम करेगा तभी 12 दिन में ख़त्म कर पाएगा। अगर टोटल वर्क 60 है तो बी एक दिन में 3 काम करेगा तभी 20 दिन में ख़त्म कर पाएगा। तो दोनों मिल के एक दिन में 8 काम करते हैं। बोला क्या है, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें, एक दिन में 8 काम करते हैं तो 5 दिन में टोटल उसने 40 काम खत्म कर लिए। आपके पास बचा कितना काम, 60 में से 40 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 20। अब 20 काम बचा है और सी जो है 20 काम को कितने दिन में पूरा करता है, 3 दिन में। सी जो है 20 कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, तो अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा,
तो कितने कार हैं 60, मतलब 20 गुणे 3 60, तो 3 गुणे 3 9 दिन में, क्योंकि ये 20 जो है 1/3 है 60 का, तो 3 किसका 1/3 है 9 का, तो 9 दिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश पे राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर एक राशि उधार ली, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसने राशि वापस भी कर दी, ओके। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस उसे लौटा दिया। यदि रमेश ने 5 रुपए प्राप्त किए तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए? अच्छा ठीक है, देखिए राहुल और रमेश दो हैं। मान लेते हैं कि रमेश ने राहुल से 100 रुपए उधार लिए। कितने लिए? 100 रुपए। तो 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली और 5 वर्ष बाद उसने राशि वापस कर दी। तो 100 का 5% कितना होगा? 5। अब 5 वर्ष तक रखता तो टोटल कितना वापस करेगा? 25, क्योंकि 5 साल का साधारण ब्याज बनता है 25 रुपये 100 का। तो इसने इसको कितना वापस किया? 125 रुपये इसने इसको वापस कर दिया। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2%। अब 125 का आप 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1.25 2.50 आएगा। तो इसने जो है इसको 2.5 रुपये वापस कर दिए। लेकिन वो क्या बोल रहा? रमेश ने 5 रुपये प्राप्त किए। यहाँ पे क्या बोल रहा दिख रहा है? रमेश ने 2.5 रुपये ही प्राप्त किए। तो 5 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो जब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो हर जगह 2 से गुणा करेंगे। हमने कितना माना था? 100 रुपये। तो इसको 2 से गुणा कीजिए, कितना आ गया? 200। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही होगा। 200 जो है हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये था मॉक टेस्ट नंबर 11 और आपको 12 मई तक लगातार इस चैनल के माध्यम से जो है जीएस का मॉक टेस्ट, मैथ का मॉक टेस्ट मिलता रहेगा पर डे। कल से रेगुलर मिलता रहेगा, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश का बना सकूं। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछना था, जैसे जो 30 तारीख को जो है जीएस का सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसका मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है। मुझे लग रहा था कि बहुत सारे रिव्यू आ चुके हैं तो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है अभी भी एक डिटेल एनालिसिस की सेकेंड शिफ्ट के जीएस के पेपर का, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। जैसा भी आपका कमेंट होगा मैं ज़रूर बनाऊंगा। और इंग्लिश के लिए मैंने सर से बात की है, देखते हैं कल शायद वो ग्रामर एरर का पोर्शन कवर कर दे, कल या परसों। थैंक यू फ्रेंड।